हेलो दोस्तों। मैं अमन कुमार आपका रॉय रिव्यू क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे बैनर के पीछे हमारा देख रहे होंगे कि ब्रह्मास्त्र बैच के साथ 2025 के लिए हम लोग सारे जो टीम है एकजुट हुए हैं, बस आपके लिए कि 2025 में ज्यादा से ज्यादा आपका मार्क्स उठाया जाए। और मैं इस टीम का एक हिस्सा हूं। उसमें मेरा इतिहास, ज्योग्राफी है और और भी पेपर हम आपके साथ देखेंगे। पहले तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो पहले हम देख लेते हैं। क्या है कि हम आपके साथ ज्योग्राफी डील कर रहे हैं, चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 देख रहे थे, उसी का आज हम लोग जो छूटा हुआ पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। और देखते हैं कहाँ हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। हाँ, तो हम लोग एनसीईआरटी को आधार बनाकर पढ़ रहे हैं। हालांकि हमें पूरा पूरा ध्यान है कि हम बिहार बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं। उसमें आपका ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय, दीर्घ कैसे सोल्व हो, इसका पूरा पूरा मेरा ध्यान रहता है दोस्तों। तो देखते हैं, हमने आपके साथ कई टॉपिक डील कर चुके हैं। अगर चैप्टर 1 का अगर पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखे तो वहाँ कृपया जाकर देखिए, क्योंकि हम यहाँ से बात करेंगे तो हो सके आपके लिए कुछ कष्टदायक हो, कुछ समझने में आपको तकलीफ हो। इसीलिए जो ज्योग्राफी का जो वीडियो है उसका जो पार्ट 1 है उसको आप जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, हम लोग यहाँ तक बात कर चुके थे। हम लोग यहाँ तक बात कर चुके थे। तो हम लोग ये पढ़ चुके थे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो जैव, अजैव, ये सब हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। और ये भी बता चुके हैं कि समाप्यवता, यानी कि समाप्त जो हो जाता है उसके आधार पर संसाधन जो है वो 2 प्रकार के थे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। ये भी हम आपको बढ़िया से बता चुके हैं कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें व्यक्तिगत पढ़ा चुके हैं आपको, सामुदायिक है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। आज दोस्तों हम लोग यहाँ बात कर लेंगे, क्या ये जो टॉपिक है ना, विकास के आधार पर संसाधनों का विभाजन, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला लिखा है संभावित संभावित संसाधन या संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडारित संसाधन और चौथा संचित कोष संसाधन। तो सबसे पहले देखते हैं संभावित संसाधन के बारे में। संभावित संसाधन का मतलब है जिसका भविष्य में प्रबल संभावना है कि उसका उपयोग किया जा सकता है, उसको हम लोग संभावित संसाधन के रूप में रख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस का ऐसा बताया जाता है कि भविष्य का वो ईंधन है, तो संभावित संसाधन के रूप में हम उसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं विकसित संसाधन। इसका मतलब इसकी मात्रा ज्ञात है, इसकी मात्रा ज्ञात है, ये कितना है ये सबको मालूम है, ये कब तक चलेगा ये भी सबको मालूम है। इसको हम लोग विकसित संसाधन या ज्ञात संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, आप जितना खनिज है इसमें आप लिख सकते हैं। एक है भंडारित संसाधन। भंडारित संसाधन का मतलब हुआ कि वो स्टोर्ड है, अभी उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि तकनीकी उपलब्धता नहीं है, तकनीकी उपलब्धता नहीं है। यानी कि इसको उपयोग करना चाहते हैं लेकिन तकनीक हमारी उतनी उच्च स्तर की नहीं है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि सर आ, हिमालय में या हिमालय के नीचे कर लीजिए, लद्दाख वाला पोर्शन में बहुत सारा कीमती संसाधन है, जैसे यूरेनियम है या और भी मिनरल्स यहाँ है जिसका निष्कासन किया जा सकता है। लेकिन निष्कासित किया जा सकता है लेकिन वो हमारे पास उतने अच्छे तकनीक नहीं है। अगर करेंगे तो वो प्राकृतिक आपदा को बुलावा हो जाएगा, इस वजह से हम लोग नहीं करते। संचित कोष संसाधन का अर्थ है कि इसको भी हम तकनीक के कह सकते हैं कि अनुपलब्धता अनुपलब्धता के कारण हम इसको कह सकते उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसको संचित कोष का मतलब हुआ कि इसको हम जान रहे हैं इसका उपयोग करेंगे लेकिन फिलहाल नहीं कर रहे। जैसे जैसे अमेरिका है,
अमेरिका है, अपने संसाधन का जानबूझ का इस्तेमाल वो नहीं कर रहा है। हालांकि उसके पास बहुत सारा पेट्रोलियम है या दूसरे बहुत सारा खनिज है, लेकिन फिर भी वो अपना जानबूझकर कि वो यूज नहीं कर रहा है। तो संचित कोष आप कह सकते हैं कि संचित कोष संसाधन है। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। अगर क्लासिफिकेशन बता दूं तो एक बार फिर से देख लीजिए कि संसाधन के दो प्रकार होते हैं, एक प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। प्राकृतिक में भी दो तरह के, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय का अर्थ है कि मतलब जिसका उपयोग आप बार बार कर सकते हो, जैसे ये, या दूसरे शब्द में कहो कि ये सतत है। सतत का मतलब ये हमेशा प्रवाहमय रहता है, जैसे पवन है, जल है। तो नवीकरणीय संसाधन को कभी कभी सतत संसाधन भी कहा जाता है या प्रवाहनीय संसाधन भी कहा जाता है। नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत जैव को रखा जाता है। ये VVI है, ये आपसे पूछा जाएगा कि सजीवों को कौन सा संसाधन में रखेंगे, नवीकरणीय रखेंगे या अनवीकरणीय रखेंगे। तो कहेंगे कि नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है जिसमें प्राकृतिक वनस्पति यानी कि वन और अन्य वन्य जीव हो सकते हैं, जो भी हमारे उपयोगी हो सकते हैं, बाघ है, चीता है, हाथी है, जो भी आप नाम ले लीजिए। फिर कहता है कि अनवीकरणीय संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। एक का फिर से रिसाइकल हो सकता है, जैसे धातु है, लोहा को गलाकर लोहा पुनः बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा बोलता है क्या कि अचक्रीय। अचक्रीय का मतलब हुआ जिसका एक ही बार उपयोग हो सकता है, जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का मतलब हुआ कि जिसका निर्माण लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी के अंदर गर्भ में कह सकते कार्बनिक या अपघटन प्रक्रिया द्वारा जिसका निर्माण हुआ है उसको हम जीवाश्म ईंधन कहेंगे। जैसे कोयला, जैसे कौन सा कोयला, मैं आपको खनिज में पढ़ाऊंगा कहाँ कहाँ मिलता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस लिखती है। तो नेचुरल गैस ये आपको जीवाश्म ईंधन के तहत आप इसको देख सकते हैं। अब कुछ हम आगे पढ़ाते हैं आपको। कहता है क्या कि संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास। चलिए हम आपको बोर्ड पर कुछ समझाते हैं। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास। ये कहेंगे कि संसाधनों का विकास हम लोग क्यों किए। सिंपल सा क्वेश्चन कहेंगे कि संसाधनों का विकास हम लोग क्यों किए। तो कहेंगे सर मानवीय हित की पूर्ति के लिए, मानवीय हितों की पूर्ति के लिए। आप कुछ भी जवाब देंगे ना तो इसी में आ जाएगा वो कि मानवीय, कुछ भी आप जवाब दीजिए। जैसे बिजली का उत्पादन आप कह लीजिए, बिजली का उत्पादन आप कह लीजिए, या कह सकते हैं कि आ, रेल का विकास कर लीजिए, रेल का विकास। अब रेल का विकास के इसमें खनिज भी यूज हुआ है, जैसे लोहा, जैसे लोहा। पहले कोयला, अब तो नहीं, अब तो इलेक्ट्रिक हो गया सारे। और उसके बाद और भी आप कह सकते हैं कि सर बहुत तरह के पत्थर इसमें यूज होता है, आप बहुत सारा यूज कर सकते हैं। तो कहेंगे संसाधनों का जो विकास हुआ है मानवीय हितों की पूर्ति के लिए हुआ है, मानवीय हितों की पूर्ति के लिए हुआ है। अब सवाल है कि सर इसे अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए कई बार संसाधनों का हम लोग दुरुपयोग कर देते हैं, दुरुपयोग कर देते हैं। अब सवाल है कि कैसे करते। देखिएगा, सबसे पहला कि आवश्यकता हमारी कम होती है, लेकिन इसकी हम लोग जो उपयोग है वो अधिक कर लेते हैं, तब जाके वहां पर गड़बड़ हो जाती।
कि संसाधन जितना उपयोग, जैसे एक बात बताता हूँ आपको, जैसे आपका कोयला मान लिया 40 kg की जरूरत है, इतना में आपका काम हो जाएगा। आपने इसको 80 kg मंगवाया है। अब बताइए, ये 40 kg आपने एक्स्ट्रा मंगवाया है, ठीक है 40 kg में बहुत सारा रिटर्न भी हो जाए, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत पहले की अपेक्षा ज्यादा ही जलेगा, क्योंकि है ही तो जलाया जा सकता है इसको। तो कह सकते हैं कि हाँ सर इसका ज्यादा उपयोग करते तब। दूसरा, जब हम लाभ से ज्यादा प्रेरित हो जाते हैं या अधिक प्रेरित हो जाते हैं, तब दिक्कत हो जाती है। जैसे एक बात बताता हूं, जैसे खनिज का उपयोग हमारे पास है, बहुत सारा उपयोग है इसका, लेकिन इस खनिज का हम लोग निष्कासन करने के लिए कई गलत काम कर सकते हैं। जैसे वनों की कटाई कर देते, वनों की कटाई कर सकते हैं, करते ही हैं हम लोग। जैसे आपने हाल फिलहाल में एक घटना सुना होगा, केरल में, केरल में एक भारी तबाही आई। तो जो वहाँ के जो साइंटिस्ट है, या कह सकते हैं कि वहाँ की परिस्थितियों को देखा गया, अध्ययन किया गया, तो पता चला कि यहाँ पर वनों की कटाई पहले हुई थी। ऐसा ही काम आपको हिमालय में देखने को मिल रहा है। हिमालय में वनों की कटाई करके कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है, तो उसका हम लोग परिणाम भी भुगत रहे हैं। जैसे केदारनाथ त्रासदी आपको याद होगा, केदारनाथ त्रासदी, या इसी बार भी आप देख सकते हैं कि शिमला में, नैनी में, इस सब में काफी मतलब कह सकते हैं कि तबाही आई है, प्राकृतिक आपदा आया है। तो लाभ से ज्यादा प्रेरित हो जाते हैं तब दिक्कत होता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, सॉरी रोकिएगा। हाँ तो दोस्तों हम देख रहे थे कि अगर लाभ से ज्यादा हम प्रेरित है, तब वहां पे संसाधनों का दुरुपयोग होना चालू हो जाता है। तो उसी का कारण मैं आपको केरला वाला जो त्रासदी था, या उत्तराखंड वाला, या हिमाचल वाला, वो एग्जाम्पल दे रहा था। फिर आप तीसरा ये कहेंगे कि सर जानते, जो संसाधन का जो दुरुपयोग होता है ना, वो नियोजन की वजह से भी होता है। प्लानिंग, नियोजन की कमी, नियोजन की कमी है, इस वजह से भी होता है। अगर कोई भी संसाधन आपके पास है, अगर उसका देख लेंगे कि कितना है, कहाँ है, किस मात्रा में है, क्या निकालना सही होगा, नहीं होगा, ये सब सोच विचार करके अगर काम किया जाए, उसी को हम लोग नियोजन बोलते हैं। वैसे हम नियोजन अलग से भी आपको कुछ समझाएंगे, लेकिन फिलहाल मेरा पॉइंट है वहां पर आप समझिए कि संसाधनों का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। तो कहेंगे कि सर नियोजन, नियोजन की कमी है, इस वजह से संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। फिर हम लोग चौथा पॉइंट कहेंगे कि सर पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से संसाधनों, या ऐसे कर सकते हैं अनवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता। इससे क्या होगा? अनवीकरणीय का मतलब, इसका मतलब हुआ जिसका उपयोग आप एक बार करते, जिसका उपयोग आप एक बार करते, जैसे कोयला है या पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम है। तो इससे, इससे नुकसान ये है कि एक तो ये खत्म हो जाएगा, दूसरा कि प्रदूषण जनरेट होगा, प्रदूषण हो पाएगा, तो वो कहीं ना कहीं हम संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इससे हमारे निर्भरता को हटाना पड़ेगा और हम लोग को शिफ्ट होना पड़ेगा और नवीकरणीय, सॉरी नवीकरणीय संसाधन के ऊपर हम लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा, नवीकरणीय संसाधन के ऊपर, जो आजकल पूरी दुनिया इसके लिए प्रयास कर रही है। जैसे, जैसे हम लोग सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक महत्व देते हैं और इसके उत्पादन पर हम लोग जोर दे रहे हैं, जैसे पवन ऊर्जा पर, पवन ऊर्जा पर। उसके बाद हम लोग बायोगैस, बायोगैस के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद कह सकते हैं कि
ज्वार भाटा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, यहाँ पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, तब जाकर के संसाधनों का संरक्षण हो पाएगा। और नहीं तो अगर ऐसे उपयोग करते रहे तो संसाधनों का दुरुपयोग होगा, और दुरुपयोग करने वाला कोई और नहीं है, मानव ही है। महात्मा गांधी बताए थे कि हमारे पास इतने संसाधन है, इतने संसाधन कि हम लोग आराम से हर इंसान का पेट भर सकता है। लेकिन एक लालची व्यक्ति का, लेकिन एक लालची व्यक्ति का कितना भी उसको संसाधन दे दो, उससे उसकी उदर की पूर्ति या पेट की जो पूर्ति है वो नहीं हो पाएगी। तो हम उन्हीं के बातों को ध्यान में रख करके इसका उपयोग करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि संसाधनों का संरक्षण क्यों करें, क्यों करें, ये आपके पेपर में आएगा लिखने के लिए। ये संसाधनों का संरक्षण हम क्यों करें, ये ध्यान रखिएगा। देखिए इसका लॉजिक हम देते हैं आपके साथ। सबसे पहले इसके कई आंसर हो सकते हैं कि क्यों हम करें। पहला देखेंगे कि सर देश की उन्नति, उन्नति ठीक नहीं है, विकास लिख देते हैं, देश की विकास एवं वृद्धि के लिए या समृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए। फिर कहेंगे कि सर ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, इसलिए बचाना चाहिए। फिर कहेंगे कि सर समाज में बहुत असमानता है, इस असमानता को कम करेंगे इस संसाधन का प्रयोग करके। तो कहेंगे सर न्याय, समानता सुनिश्चित करने हेतु, सुनिश्चित करने हेतु आप कहेंगे कैसे। जैसे कोई कोई राज्य के पास कोई संसाधन है, मान लिया जाए कि झारखंड के पास पर्याप्त संसाधन है, मतलब है उसके पास बढ़िया, तो वो इस उससे जो उसका पैसा होगा, उससे जो उसकी आय होगी, उस पैसे का इस्तेमाल वो वंचित वर्गों के उत्थान में कर सकता है। तो हम कहेंगे कि सर कहीं ना कहीं जो अनुच्छेद 14, 15, 39 के एक, तो इन सब में कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा। इस वजह से हम यहाँ पर पॉइंट हम जनरेट किए हैं कि संसाधनों का संरक्षण इसलिए भी करेंगे ताकि सबके साथ न्याय हो सके, सबके साथ समानता का अधिकार हो सके। उसके बाद हम यहाँ कह सकते हैं कि संसाधनों का संरक्षण इसलिए भी करेंगे कि देश में औद्योगिक क्रांति को, औद्योगिकरण को कर देते, बढ़ावा मिले, औद्योगिकरण को क्या मिले, बढ़ावा मिले, इसलिए हमको इसको संरक्षण करना है। और सबसे बड़ी बात कि कुछ कुछ ऐसे खनिज हैं जिसको संरक्षण करना बेहद जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। ये क्या है ना कि समय पर खत्म हो जाएगा, एक समय आने के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो इस अनवीकरणीय संसाधन का हम लोग संरक्षण करेंगे, इसका विवेक पूर्ण उपयोग करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा दिन तक हम लोग विकास कर सके, यानी कि सतत विकास कर सके, यानी कि सतत विकास कर सके। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, सतत विकास वाला, सतत विकास का आपका क्वेश्चन आता है कि सतत विकास से आप क्या समझते हो। सतत विकास, इसको आप एसडीजी समझ लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। तो ये आप पॉइंट आप देख सकते हैं, देश की विकास एवं समृद्धि में, दूसरा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में, न्याय सुनिश्चित करने में, देश के औद्योगिकरण में, और नवीकरणीय संसाधन समाप्त हो जाएगा। इस वजह से हम लोग को संरक्षण करना चाहिए। ये पॉइंट आपको लिखने के लिए आएगा, तो आप ये लिख दीजिएगा। अब हम लोग इसके लिए क्या क्या प्रयास हुआ जो देख लेते हैं। तो कहेंगे संसाधनों के
संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। यानी कि संसाधन का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दे सकते हैं आराम से। देखिए, कहेंगे कि सर देखिए, हम दूसरे खनिज की भी खोज करेंगे, यानी कि नवीकरणीय संसाधन, संसाधनों को की खोज एवं उसका विकास एवं उसका विस्तार करेंगे, विस्तार करेंगे। अब सवाल है कि नवीकरणीय संसाधन को ही क्यों करेंगे, क्योंकि ये प्रदूषण नहीं करता है, हो गया। दूसरा कि ये कभी समाप्त नहीं होता है, समाप्य नहीं है, इसलिए भी इसका हम उपयोग करेंगे। फिर कहें कि नवीकरणीय आसानी से उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध है। तब कहेंगे जैसे, तो जैसे इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, अभी अभी आपको बताए थे सौर ऊर्जा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इस पृथ्वी पर सौर ऊर्जा रहेगा, यानी कि सौर ऊर्जा है तो समझिए जीवन है। और वैसे भी आप पढ़े होंगे कि ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है, सौर ऊर्जा ही है। तो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। उसके बाद अभी अभी आपको बताए थे बायोगैस है, बायोगैस है। तो ये कर सकते हैं आप कि नवीकरणीय संसाधनों को खोज कर सकते हैं, उसका बढ़ावा दे सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि जो संसाधन है, यानी कि अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन है, उसका उपयोग हम लोग करेंगे नियोजन बना करके, नियोजन पूर्वक। अब आपके लिए एक नया शब्द आ गया कि सर नियोजन से आप क्या समझते हो या प्लानिंग से आप क्या समझते हैं। नियोजन का मतलब हुआ कि जो उपलब्ध संसाधन है उसकी पहचान कर लेना, उसका डेटा तैयार कर लेना, वो कितने मात्रा में है, वो हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं। यानी कि विवेकपूर्ण इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिना भविष्य को प्रभावित किए हुए अगर विकास का मॉडल चुना जाता है तो हम उसको कहेंगे नियोजन मॉडल है या प्लानिंग मॉडल है। इसी को हम लोग नियोजन कहते हैं। जैसे जैसे 1927 में, कभी कभी 28 भी लिखेगा, यूएसएसआर में, इसको पूर्व सोवियत संघ बोलते हैं, स्टालिन ने, नाम तो सुने होंगे आप, स्टालिन जिसको लौह पुरुष कहा जाता है, स्टालिन ने 5 ईयर प्लान लाया था, 5 ईयर प्लान, इसको बोलते पंचवर्षीय योजना, इसको बोलते। इन्होंने 3 लाए थे लगभग, फिर 32 में लाए, उसके बाद 37 में लाए। तब तक कह सकते हैं कि रूस का बहुत सशक्त रूप से वो मजबूत हो चुका था और अमेरिका के साथ वो आंखें में आंखें डालकर बात कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये उसके संसाधन के सदुपयोग और नियोजन पूर्ण उपयोग का करामात था वो, कि वो अमेरिका जैसे सुपर पावर को चैलेंज कर रहा था। तो हम कह सकते हैं नियोजन, इसी का प्रभाव हमारे देश पे भी पड़ा है, इसी का प्रभाव पड़ा है रूस का। हम लोग भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखिएगा शॉर्ट लिखा हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 5 ईयर प्लान अपने यहाँ लॉन्च किए। आपको याद होगा अभी तक 12 5 ईयर प्लान चल चुका है, यहाँ लिख देते, 12 5 ईयर प्लान चल चुका है। 2017 तक चला है, 1951 से लेकर के। ये हम लोग को ये नहीं पढ़ना है, हो सके इकोनॉमिक्स वाले सर आपको बताएंगे ये। मैं एक बात यहाँ बता देता हूँ कि नियोजन करने के लिए अपने यहाँ एक योजना आयोग का गठन किया गया था, योजना आयोग का, प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था 1950 में। हो सके ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले
कि योजना आयोग कब बना। तो दोस्तों देख रहे थे कि संसाधन का संरक्षण करने का क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो कहेंगे कि सर नवीकरणीय संसाधन को बढ़ावा दे सकते हैं। फिर दूसरा कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस लिख देते। ये सब का उपयोग हम विवेकपूर्ण तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा दिन तक उपयोग कर पाएंगे। और वहां से एक एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है सतत विकास, SDG। तो हम तीसरा पॉइंट उसको बना लेते। देखिए हम तीसरा पॉइंट बना रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि सर SDG या इसको हिंदी में लिखते हैं सतत पोषणीय विकास की अवधारणा। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को हम अडॉप्ट करेंगे, इसको अपनाएंगे, इसको बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इससे पहले एक बात और बताता हूं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट ये जो है संकल्पना है, ये आपके एग्जाम में आता है 1987 में। एक आयोग था, आप लोग पढ़े होंगे, ब्रूंटलैंड ब्रूंटलैंड कमीशन या समिति। ब्रूंटलैंड समिति के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था कि पूरे दुनिया को SDG के सिद्धांत पर आगे बढ़ने चाहिए। अब आपके मन में आ गया होगा कि अब तो बताइए सर कि SDG होता क्या है। तो कहेंगे एक विकास का ये मॉडल है। एक विकास का क्या है, मॉडल है। वो वाला मॉडल नहीं जो आप देखते हो रील्स पे। कहेंगे कि ये एक विकास का मॉडल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें विकास किया जाता है। कहेंगे इसमें विवेकपूर्ण एवं उत्तरदायित्व, थोड़ा हार्ड हार्ड शब्द लिख रहे हैं, उत्तरदायित्व को समझते हुए नियोजन बना, प्लस का मतलब और समझिएगा आप लोग, नियोजन बनाकर, इतना समझ गए, दिमाग भी लगाना है, प्लानिंग भी करना है, अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना है, और भविष्य भविष्य की पीढ़ियों को बिना प्रभावित किए हुए, बिना प्रभावित किए हुए मतलब उनको नुकसान नहीं पहुंचना है। ध्यान रखना है SDG लिखते समय आपके एग्जाम में आता है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। मैं पढ़ा लेता हूँ फिर आपको एक बार फिर से आपको बताऊंगा। भविष्य की पीढ़ियों को बिना प्रभावित किए हुए जो विकास किया जाता है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ या सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। हालांकि हालांकि हम लोग संसाधनों के बचाव के लिए, संसाधनों के बचाव के लिए कई सम्मेलन किए हैं। तो कहेंगे कि सर संसाधनों के नियोजन के लिए, चौथा पॉइंट बना लेते हैं, संसाधनों के नियोजन के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास करने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय क्या करने चाहिए, प्रयास करने चाहिए। यहाँ आप ध्यान से पढ़िएगा, या आपके क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव के कि सर पहला प्रयास संसाधन के बचाव के लिए कब किया गया था। तो आप अपने किताब में पढ़े होंगे क्लब ऑफ रोम की स्थापना की गई थी। क्लब ऑफ रोम। तो भैया हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि संसाधनों का जो विकास है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे मैंने प्रयास आगे बढ़े। तो क्लब ऑफ रोम की स्थापना हुई थी, इसमें कुछ ज्यादा हुआ नहीं था, मतलब पहली बार ऐसा प्रयास किया गया था अनौपचारिक तरीके से आप कह सकते हैं। दूसरा आप कहेंगे कि सर 1972 ईस्वी में, ये आपका काम का है, ये आपके एग्जाम का है, स्वीडन स्वीडन स्टॉकहोम इसकी राजधानी है, आपके पेपर में रहेगा, स्टॉकहोम
में पर्यावरण पर चिंता दर्शाते हुए पर्यावरण के मुद्दों पर इसको कैसे बचाया जाए, ये पहली बार बैठक हुई थी जो बड़े स्तर की थी। पहली बार ये बैठक हुई थी और इसी बैठक में हम लोग 5 जून को, ये आपके पेपर में रहेगा, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय किए। पर्यावरण दिवस मनाने का या उसको आयोजित करने का निर्णय लिए। तो ये तो नहीं पूछेगा कि कब से मना रहे हैं, ये पूछेगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो कहेंगे क्या, 5 जून को। और भी हम लोग देख सकते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए गए ये पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसाधनों का हम संरक्षण पढ़ रहे हैं कि संसाधन के बचाव के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कर रहे हैं अभी। तो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। भैया ठीक है, तो नेक्स्ट आपके साथ मैं डील करता हूं यहां से। तीसरा नंबर पॉइंट बना करके इसको ABCD कर देते, A B, इसको C कर देते। तो एक सुमेशर था, ये आपके किताब में आता है लिखा हुआ, इसीलिए हम आपको सुमेश सुमेशर, कभी कभी आपको ऐसे भी मिल जाएगा लिखा हुआ, हम दोनों लिख देते। कई बच्चे कमेंट कर देते कि शब्द आपका शुद्ध नहीं है, तो हम दोनों लिख दिए। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द स्मॉल इज ब्यूटीफुल, द स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये किताब है, आपके एग्जाम में बहुत आया है। कहेगा कि सुमेशर ने इसको कब लिखा है, तो कहेंगे 1974 ईस्वी में। ये आपके एग्जाम में वो पुस्तक, और ये कब आया था वो। फिर हम लोग कहेंगे कि सर और क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया गया है, तो यहाँ पर हम डी लिख देते हैं, डी लिख देते हैं और इसको हम फिर से ऊपर करते हैं। हाँ, डी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि सर आप अभी अभी बता रहे थे ब्रूंटलैंड कमीशन, ब्रूंटलैंड कमीशन, इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट को अगर माने, इस रिपोर्ट में वही है SDG का कॉन्सेप्ट कि पृथ्वी आज कह सकते कि पहले वाली नहीं रह चुकी है, अर्थात ये पहले की अपेक्षा गर्म होते जा रही है और तीव्रता के साथ गर्म होते जा रही है। इसका प्रभाव ये है कि तेजी से बर्फ पिघल रहे हैं और समुद्र का जो स्तर है, नदियों का जो स्तर है, या हमारे जलवायु जो वातावरण है, वो सब में कहीं ना कहीं बदलाव आ रहे हैं और ये तीव्र गति से बदलाव आ रहे हैं। अतः हम लोग के पर्यावरण के साथ मित्रवत मित्रवत प्लस समन्वयकारी समन्वय स्थापित करके विकास करना चाहिए। और ये भी नोट करना है हम लोग को कि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, तब जाकर के SDG का अर्थ निकलेगा। तो ब्रूटलैंड के जो कमीशन था उनके रिपोर्ट को माने। अब यहां से आपको एक बात और ध्यान रखना है कि इनके रिपोर्ट पर भी और भी कई सम्मेलन हुए हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव बनता है। तो कहेंगे कि जैसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ये आपके एग्जाम में आता है ना। हाँ, पूछेगा कब हुआ था, 1992, ऐसे जून महीना में हुआ था, लेकिन आप 92 याद रखेंगे। कहेंगे कहाँ हुआ था, तो ब्राजील में। ब्राजील कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका। थोड़ा सा अगर हम थोड़ा अगर हम बना के दिखाए आपको तो ज्यादा बेहतर है। एग्जैक्ट तो नहीं बन रहा है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि एक बड़ा सा कंट्री है ये वाला इलाका में आपको, बड़ा सा कंट्री, इसका नाम है ब्राजील। ब्राजील, यहाँ पर एक जगह है रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो। तो कहेंगे ब्राजील की उस समय राजधानी थी। आज आज ये राजधानी नहीं है ब्राजील की। आज आपसे क्वेश्चन आया कि वर्तमान में इसकी राजधानी कहाँ है, तो कहेंगे ब्रासीलिया, ब्रासीलिया। कहेंगे टॉपिक क्या होगा सर बैठक का, तो आपको इतना देर से पढ़ा रहे हैं ना पर्यावरण के संरक्षण, तो वही होगा
कि ग्रीन हाउस के ऊपर बात किया, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या जलवाष्प है, चाहे और भी गैसेस है, उसकी कमी किया जाए, उसकी कमी किया जाए ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो, ग्लोबल वार्मिंग ना हो। ये वर्ड वर्ड को समझिए। ग्लोबल का मतलब वैश्विक, वार्मिंग का मतलब गर्म होना। तो कहें पृथ्वी गर्म होते जा रही है और पर्यावरण में बहुत सारा अवांछनीय अवांछनीय परिवर्तन हो रहे हैं, तो उन सबको रोकने के उद्देश्य से ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो देख लेते हैं। और दूसरा सम्मेलन भी हुआ है, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन। ये आपको 1997 में हुआ है, क्योटो, इसको क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं। क्योटो जापान का एक शहर है, यहाँ पर हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। इसको +5 सम्मेलन भी कहते हैं, +5, ऐसे नहीं, इसको +5 सम्मेलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन। टॉपिक तो आपको मालूम ही होगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ही। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि और कौन सा सम्मेलन हुआ है। बहुत सारा सम्मेलन है जो आपकी किताब में लिखा हुआ है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। तीसरा है जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग सम्मेलन। जोहान्सबर्ग सम्मेलन ये दक्षिण अफ्रीका का है, दक्षिण अफ्रीका का। और यहाँ भी मतलब कह सकते हैं तीसरा पृथ्वी सम्मेलन था, और ये आई थिंक 2002 के आसपास ये हुआ था। तो इसको आप देख लीजिएगा, एग्जैक्ट मेरा और ईस्वी नहीं याद आ रहा है, आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट भी नहीं, इंपॉर्टेंट वाला हम आपको बता दिए। और एक चीज हम आपको और बताते हैं, एजेंडा 21, एजेंडा 21, ये आपको अलग से क्वेश्चन आएगा। तो कहेंगे क्या है? तो कहेंगे सर ये एक प्रकार की घोषणा है सर। ये कब की गई थी? 1992 ईस्वी में। कब की गई थी? 1992 ईस्वी में। फिर कहेंगे कि सर पूरे दुनिया के देशों से, विश्व के देशों से पृथ्वी के संरक्षण के लिए 21 बातों का प्रण लिया गया था कि अपने अपने कानून में इसको स्थापित करिए, पृथ्वी को कैसे संरक्षित और इसको कह सकते बचाया जाए। तो इसके लिए एजेंडा लाया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में, यानी कि 92 में, इसलिए इसका नाम एजेंडा 21 रखा गया। तो लगभग सारी बातें आपको पढ़ा दिया। एक आध बात और टॉपिक छूट रहा है, वो भी हम आपके साथ डील कर ही लेते। और वो टॉपिक का नाम है नियोजन। हालांकि हम आपको बता दिए, थोड़ा तेजी में बता देते हैं आप फिर से। नियोजन क्या है? दूसरा सवाल है कि नियोजन, पढ़ाते चलते फिर हम आपको डील करते हैं। नियोजन एक तरीका है, तरीका है किस चीज का? विकास करने का, विकास करने का एक तरीका है। फिर कहेंगे कि सबसे पहले किसने अपनाया? तो रूस ने। इसको USSR पहले बोला जाता था, रूस बोलना उचित नहीं है, USSR बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसको कब लाया था याद है? अभी बताए थे 1928, कभी कभी 27 लिखता है। फिर कहेंगे कि नियोजन में क्या होता है? कहेंगे सर विवेकपूर्ण तरीके से संसाधनों का यूज होता है, संसाधनों का, संसाधनों की उपयोगिता होती है, उपयोगिता होती है। फिर कहेंगे कि सर तो भारत भी ये इसको किया है क्या? तो बोले हाँ, भारत भी इसको किया है। जैसे 1951 में फर्स्ट, देखिएगा शॉर्ट लिख रहे हैं, 5 ईयर प्लान लाया गया था, जो 5 साल के लिए यानी कि 1956 तक चलाया गया था। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि पंचवर्षीय योजना भारत में रूस के पंचवर्षीय योजना से प्रभावित रहा है। फिर कहेंगे कि सर नियोजन कैसे करते, कैसे करते हैं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। तो कहेंगे कहेंगे कि सर देखिए, संसाधनों की पहले हम खोज करते हैं,
खोज हो गया तो हम उसकी मात्रा को देखते, मात्रा कितना है। फिर तीसरा नंबर हम कहेंगे कि सर वहां उसका निष्कर्षण करेंगे तो लाभ होगा कि नहीं होगा, ये भी देखना पड़ेगा कि सर पर्यावरण को कितना नुकसान होगा या ना होगा, ये भी देखना पड़ेगा। उसके बाद सबका सबका एक हिसाब लगाया जाएगा। अब फिर ये भी देखा जाएगा कि श्रम कितना लगेंगे, या प्रदूषण प्रदूषण किस लेवल तक हो सकता है या कैसे बचा जा सकता है। ये सारे चीजों का गहन अध्ययन किया जाता है, गहन अध्ययन किया जाता है। इसके लिए मैंने एक वर्ड यूज किया है, विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए, ये बता दिया आपको। अब एक छोटा सा और रह गया कि सर नियोजन का क्या महत्व है, नियोजन का क्या महत्व है, मैंने नहीं करेंगे तो क्या होगा, महत्व है ये। तो कहेंगे कि देखिए नियोजन का महत्व है कि देश का सर्वांगीण सर्वांगीण विकास होगा। वही वाला बात रिपीट हो जाएगा कि समानता, न्याय, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, वृद्धि, इस सब में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। वृद्धि का मतलब होता है कि मात्रात्मक रूप से बढ़ गया, संख्या में बढ़ गया। अब विकास का मतलब हुआ कि संख्या और गुण दोनों में मतलब वृद्धि हुई है। फिर तीसरा कहेंगे कि नियोजन इसलिए भी करते हैं सर कि हमारे यहाँ से गरीबी घटे, क्योंकि हम संसाधन का उपयोग करेंगे, संसाधन का उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं जॉब जनरेट होगा, जॉब निकल के आएगा। इसका इसका प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा, गरीबी घटेगी। जैसे उड़ीसा तेजी से गरीबी कम किया है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा गरीबी उत्तर प्रदेश और बिहार कम किया है। फिर कहेंगे कि सर नियोजन इसलिए भी करेंगे कि आजकल दुनिया का बहुत बड़का प्रॉब्लम उत्पन्न हो गया है, पर्यावरणीय समस्या प्लस जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। जैसे कह सकते हैं कि सर आजकल जिस मौसम में वर्षा होना चाहिए उस मौसम में वर्षा हो नहीं रहा है। जैसे आपको आपको याद होगा, आपने मौसम जलवायु का चैप्टर 9 क्लास में किया होगा, तो उसमें लिखा होगा कि जो जून है, जून का जो प्रथम सप्ताह है और जून के अंत आते आते तक पूरा देश में अच्छी बारिश होती है, लेकिन इस बार उतने बारिश हुआ नहीं, मतलब अपेक्षाकृत कम ही होते जा रहा है। हालांकि कुछ दिनों में इधर बारिश हुई है तो, लेकिन पहले जैसे बारिश नहीं होती है, तो मौसम परिवर्तित हो रहा है। फिर कहेंगे कि सर आपदा बहुत घट रहा है आजकल, प्राकृतिक आपदा। जैसे आप केरला वाला एग्जाम्पल फटाक से दे देंगे, केरला में जो आपदा घटी है, फिर उत्तराखंड में जो घटी है, बिहार अभी आप देख सकते हैं कि एकदम ग्रसित है बाढ़ से, बाढ़ से। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सर पर्यावरण पर नुकसान इसका होता है। फिर कहेंगे कि नियोजन इसलिए भी जरूरी है कि कुछ कुछ संसाधन खत्म हो जाएगा, कुछ कुछ संसाधन खत्म हो जाएगा, तो यानी कि अनवीकरणीय संसाधन के संरक्षण के लिए हमको करना पड़ेगा, संरक्षण के लिए करना होगा हमको, संरक्षण के लिए। अब प्लस हमको नवीकरणीय के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। अभी अभी आपको बताया है सौर ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है इत्यादि, यही सब आपके पढ़ना है। फिर हम आपको जाते जाते समझा देते हैं कि संसाधन का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो कहेंगे कि सर संसाधन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, देश के विकास के धरोहर होता है, या कह सकते हैं आधारभूत संरचना प्रोवाइड करती है। इससे इससे देशों में कह सकते हैं कि विकास होता है, देश का इनकम बढ़ता है। जैसे जैसे झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सब का लोहा हम लोग जापान को बेचते हैं, जापान को बेचते हैं।
ईरान को बेचते हैं, दक्षिण कोरिया को बेचते हैं, तो इससे पैसा आता है ना, तो देश का विकास होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम चैप्टर 1 आपका समाप्त कर दिए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो, आपको कोई परेशानी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। अगला चैप्टर हम लोग कह सकते हैं चैप्टर 2 लेकर आएंगे, जिसमें भूमि संसाधन के बारे में आपको बताएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।